बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। इससे पहले ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आज हमने देखना है ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन इस ट्रांसलेशन से मुराद है कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन किस तरह बनती है। जस्ट लाइक किसी भी ज़बान की ट्रांसलेशन होती है उसको समझने के लिए, इसी तरीके से हमारे पास जेनेटिक लैंग्वेज है, उसमें न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में हमारे पास मैसेज है। ये हमारे पास मैसेज है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। इसको हमने ट्रांसलेट करके प्रोटीन की फॉर्म में देखना है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन हमेशा राइबोसोम के ऊपर होती है। ये एक सेल है, सेल में जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो मैसेंजर आरएनए बनने के बाद ये आता है राइबोसोम पे। राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच हो जाता है। स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है। जब ये मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है तो इस मैसेंजर आरएनए अटैच होता है तो ये राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना था, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। तो इस राइबोसोम के राइबोसोमल आरएनए के साथ आके मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद फिर राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन की सेंसिस होती है, इस मैसेज को रीड करके प्रोटीन बनती है स्पेसिफिक। इसको समझने से पहले मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए जब अटैच हो जाते हैं यहां पे, इसको समझने से पहले एक स्ट्रक्चर है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए देख लेते हैं, ट्रांसफर आरएनए कहां होते हैं। ट्रांसफर आरएनए आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इनका काम है कि इन्होंने अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर करना है राइबोसोम के पास। ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। यहां से साइटोप्लाज्म से उठा के इसको राइबोसोम के पास लाना है ताकि प्रोटीन बन सके। तो अगर हम देखें ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर देखें तो ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर में एक एंटीकोडॉन है। ये तीन न्यूक्लियोटाइड हैं, इन तीन न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं एंटीकोडॉन। ये तीन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर आरएनए, ये पूरी स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए की है, इसके एंटीकोडॉन कोडॉन के कंप्लीमेंट्री होते हैं। अब व्हाट इज कोडॉन? कोडॉन हमने पढ़ा था कि मैसेंजर आरएनए पर तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, उसे कहते हैं कोडॉन। जिस तरह AUG पढ़ा था, ये है एक कोडॉन। इसके कंप्लीमेंट्री होते हैं। सपोज इसका कंप्लीमेंट्री ये बनेगा, A है तो U है तो A, G है तो C, UAC इसका एंटी कोडॉन होगा। तो ये एक कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन है। कोडॉन और एंटी कोडॉन में एक डिफरेंस ये है कि कोडॉन आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए while anticodon are present on transfer RNA. अब ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसके एंटीकोडॉन होते हैं। These are complementary to codon. इसके अलावा इसकी एक राइबोसोमल रिकॉग्निशन साइट होती है जिसने राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करके उसके साथ अटैच होना है। एक एंजाइम एक्टिवेशन जो इसको एक्टिवेट करता है वो साइट होती है। और ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। इसके 3 प्राइम एंड पर एक अमाइनो एसिड अटैच होती है। सपोज मिथियोनिन है, MET, ये अटैच होती है। तो मिथियोनिन इज ए अमाइनो एसिड। अभी तक हमने ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर देखी है कि ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन है और एक साइड पे अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। अब ये जो एंटीकोडॉन से रेलिवेंट अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, इस अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज।
अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस वो एंजाइम ये काम करता है कि इसके 3 प्राइम एंड पे रेलिवेंट अमाइनो एसिड अटैच करता है। इसके बाद ट्रांसफर आरएनए की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए होता है। एक पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए इज प्रेजेंट फॉर ए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, कि जो अमाइनो एसिड मिथ्योनिन के लिए ट्रांसफर आरएनए होगा वो सिर्फ और सिर्फ मिथ्योनिन के लिए होगा। ग्लाइसिन के लिए अलग ट्रांसफर आरएनए होगा, लाइसिन के लिए अलग होगा। तो एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर 20 डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर आरएनए होंगे जो 20 डिफरेंट टाइप की अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेंगे। अब सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एंजाइम की मदद से अमाइनो एसिड अटैच होता है। ये अमाइनो एसिड आके सबसे पहले ये जो पहला ट्रांसफर आरएनए होगा, मैंने बताया था स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, ये स्टार्ट है। इसके साथ मिथ्योनिन होती है, ये मिथ्योनिन है। सबसे पहले ये आके स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट पे अटैच होगा और अटैच होने के बाद बनाएगा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि यहाँ से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह कि सबसे पहले एक ये ट्रांसफर आरएनए है, इसके पास एक मॉडिफाइड टाइप की मिथ्योनिन होगी, उसे कहते हैं एन फॉर्माइल मिथ्योनिन। एक मॉडिफाइड टाइप की मिथ्योनिन है। इसने सबसे पहले ये हुआ कि स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट थी, इसके साथ मैसेंजर आरएनए अटैच हो गया तो इसके सिर्फ और सिर्फ एक कोडॉन एक्सपोज होगा कि उसके साथ एक ट्रांसफर आरएनए अटैच हो सके। only one anticodon is exposed in front of transfer RNA for attachment. सबसे पहले एन फॉर्माइल मिथ्योनिन वाला जो ट्रांसफर आरएनए था वो आके अटैच हो जाता है पी साइड पे। पी साइड होती है इसकी सेंटर में, पेप्टाइड साइड, यानी कि जहां पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनेगी उस साइड को पी साइड कहते हैं। तो उसको इस ट्रांसफर आरएनए को कैसे पता चलेगा उसने कहाँ अटैच होना, उसके लिए इनिशिएशन फैक्टर है। इनिशिएशन फैक्टर एक प्रोटीन है जो इसको करेक्ट ओरिएंटेशन में यहां प्लेस करवाती है कि मिथ्योनिन पहला ट्रांसफर आरएनए एक स्पेसिफिक प्लेस पे अटैच हो जाए। तो सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से मिथ्योनिन लेकर ट्रांसफर आरएनए लेकर ये मिथ्योनिन है, ये ट्रांसफर आरएनए ये लेकर पहुंच गया है स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये हुआ है इनिशिएशन फैक्टर की वजह से और इनिशिएशन का प्रोसेस यहां पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में इलॉन्गेशन फैक्टर होता है। सबसे पहले इलॉन्गेशन में लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट आके अटैच होती है। तो इनिशिएशन में सबसे पहले स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट थी, इलॉन्गेशन में सबसे पहले आके लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो जाती है। इसके लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट को अगर हम देखें तो इसकी 3 साइट होती है। एक साइट को कहते हैं ए साइट या अराइवल, यानी कि यहां से ट्रांसफर आरएनए आएंगे, और ये सेंटर वाली बताया था कि पी साइड होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, और ये आखिरी वाली जो है इसे कहते हैं ई साइट। तो ए पी ई 3 साइट होती हैं इस पे लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट पे। ए साइड से ट्रांसफर आरएनए आते हैं, पी साइड से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, और ई साइड से एग्जिट, यानी कि यहां से ट्रांसफर आरएनए रिमूव हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लाद कर लाएंगे, आके तो पॉलीपेप्टाइड चेन के हवाले वो अमाइनो एसिड करेंगे, और पॉलीपेप्टाइड चेन के हवाले करने के बाद ई साइड से एग्जिट हो जाएंगे। यानी कि ये एक ऐसा लेबल है जो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लाद के ए साइड से आ रहा है, पी साइड से इसके हवाले करके तो ई साइड से
निकलता जाएगा। तो लिहाजा ये ज़हन में रखिएगा, ए साइड, पी साइड और ई साइड क्या करें। अब ये लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जब आके अटैच होंगे, अब इसने थोड़ा सा राइबोसोम ने आगे की तरफ मूव करना है। इस तरह आगे की तरफ मूव करना है कि इसके 3 न्यूक्लियोटाइड और एक्सपोज हो जाएंगे। ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज हो गए, सामने आ गए हैं। इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं कोडान, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए पे। इन कोडान से जो रेलिवेंट ट्रांसफर आरएनए होगा, जिसका एंटी कोडान होगा, वो अपनी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेकर आ जाएगा, अपनी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेकर ए साइट वाली साइड से आ जाएगा, ए साइड से आ जाएगा। ये ए साइड पे आया है ट्रांसफर आरएनए, एक नया ट्रांसफर आरएनए है। अब जो पहला ट्रांसफर आरएनए था, इसने अपनी जो अमाइनो एसिड है, ये राइबोसोम की वजह से रिएक्शन होता है और ये 2 अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना देती। ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो अब ये जो पहली वाली ट्रांसफर आरएनए थी, ये अनलोड होगी, अनचार्ज होगी, क्योंकि इसने अपना अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ रिएक्शन किया है। ये रिएक्शन हुआ है राइबोसोम की वजह से। तो ये 2 अमाइनो एसिड ने मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। अब ये जो अनचार्ज अमाइनो एसिड है, अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए है, ये ई साइड से रिमूव हो जाएगा। ई साइड से जब रिमूव होगा तो ये राइबोसोम थोड़ा सा आगे की तरफ इसने मूव करना है। अब इसमें इलांगेशन फैक्टर आएगा। इलांगेशन फैक्टर ने ये काम करना है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है। ए साइड थी सबसे पहले, ए साइड पे आप देखें एक ट्रांसफर आरएनए जिसके ऊपर अमाइनो एसिड अटैच है, ए साइड है ये। फिर इसने अपना अमाइनो एसिड इधर आ जाएगा, पी साइड पे आ जाएगा, ये ट्रांसफर आरएनए पी साइड पे आ जाएगा। पी साइड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, रिएक्शन होगा इनके दरमियान से, और ई साइड पे एक अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए होगा जिसने अपनी अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन को दे दी, तो वो ई साइड से एग्जिट हो जाएगा। तो ए साइड से ट्रांसफर आरएनए आते जाएंगे, पी साइड से पॉलीपेप्टाइड चेन इलोंगेट होता जाएगा और ई साइड से एग्जिट होता जाएगा। फिर इसी तरह राइबोसोम थोड़ा सा और आगे होगा ताकि इसके 3 और न्यूक्लियोटाइड या कोडान जो हैं वो एक्सपोज हो। उन कोडान के लिए एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा ए साइड से, पी साइड से उसने अपना अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन को देना है और ई साइड से फिर रिमूव हो जाना। इस तरह ये इलांगेशन होती रहती है उस वक्त तक जब तक इसके आगे नॉनसेंस कोडान नहीं आ जाता। इसको कहते हैं नॉनसेंस कोडान। नॉनसेंस कोडान से मुराद है जो स्टॉप कोडान हमने पढ़े थे, UAG, UGA, UAA, इनमें से कोई एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आएगा तो उस वक्त एक प्रोटीन आ जाएगी, उसे कहते हैं रिलीज फैक्टर। तो लिहाजा इसकी हम देखेंगे टर्मिनेशन किस तरह होती है। तो टर्मिनेशन के लिए आता है रिलीज फैक्टर। ये जो रिलीज फैक्टर है, इस रिलीज फैक्टर ने ये काम करना है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स था इसको रिमूव कर देना है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो था ये बाद में फोल्ड होके, ये पूरा फोल्ड होके बाद में प्रोटीन बना देगा। प्रोटीन बना देगा। ये लार्जर और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट हैं, ये डिसएसोसिएट हो जाएंगी। तो इन दोनों ने जब प्रोटीन बनानी होती है तब उनकी एसोसिएशन होती है, लार्जर और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। ये डिसएसोसिएट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जब एंड होगा तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होकर प्रोटीन बना देंगे। लार्जर और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट डिसएसोसिएट होंगे, इनको डिसएसोसिएट कराएगा रिलीज फैक्टर। तो इस तरह इसकी टर्मिनेशन हो जाएगी, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये इनके मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का काम
कंप्लीट हो जाएगा। बाद में प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है और मॉडिफिकेशन होके तो फिर जहां उसकी ज़रूरत होती है वो ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट है म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन चेंज। यूकैरियोटिक सेल के डीएनए को देखें तो वो ह्यूज अमाउंट में होता है, नॉर्मस नंबर में होता है। इतना बड़ा डीएनए उसको अगर स्ट्रेच करें, ओपन कर दें, हम हिस्टोन से निकाल दें और उसको एंड टू एंड स्ट्रेच करें तो 100 बिलियन किलोमीटर उसकी लेंथ बनती है। यानी 60 टाइम्स अर्थ टू जुपिटर जो डिस्टेंस है वो बनता है। इतना ह्यूज अमाउंट में जो डीएनए होगा उसकी जब रेप्लिकेशन होती है या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उस वक्त उसमें से कहीं ना कहीं चेंज आ जाती है, डैमेज हो जाता है, प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड नहीं होती, उसकी वजह से डीएनए में चेंज आ जाती है। तो चेंज इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज म्यूटेशन। ये म्यूटेशन दो वजह से होती है। सबसे पहली है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन मिस्टेक हो, एडेनिन के साथ थाइमिन ना अटैच हो, ग्वानिन के साथ साइटोसिन अटैच ना हो, उसकी वजह से मैसेज में चेंजिंग आ जाएगी। दूसरा है डैमेज ड्यू टू जेनेटिक मैसेज। जेनेटिक मैसेज चेंज हो जाए। जब मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है तो मैसेंजर आरएनए डीएनए का न्यूक्लियोटाइड ठीक हो, मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में कोई प्रॉब्लम हो, वो जो जेनेटिक मैसेज लेके जा रहा है मैसेंजर आरएनए, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड नहीं आती, वो अटैच नहीं होगी अमाइनो एसिड, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर ठीक नहीं बनेगी। तो रेप्लिकेशन के दौरान यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान भी चेंज आ सकती है और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी कोई चेंज आ सकती है मैसेंजर आरएनए में। इस वजह से म्यूटेशन आती है। म्यूटेशन दो तरह के सेल में आती है, सोमैटिक सेल में और जर्म लाइन सेल में। सोमैटिक सेल बॉडी के जो सेल हैं, इसमें जो म्यूटेशन आए वो ऑर्गेनिज्म तक होती है तो वो नॉट ट्रांसमिट, वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती, तो लिहाजा वो नो एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, वो एवोल्यूशन में भी काम नहीं होती क्योंकि आगे ट्रांसमिट ही नहीं होती। सोमैटिक सेल में है। जर्म लाइन सेल में जो म्यूटेशन आती है, स्पर्म या एग सेल में जो आती है वो ट्रांसमिट होती है इन टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगी। जब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगी तो उसकी वजह से एवोल्यूशनरी चेंजिंग आती है, एवोल्यूशनरी चेंजेस आती है। ट्रांसमिट ऑफस्प्रिंग में होगी तो उसमें एवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगी, यानी कि उस नेक्स्ट जनरेशन में वो जो मैसेज चेंज हुआ उसकी वजह से वो डिफरेंट होगा, एवोल्यूशन होगी। तो ये दो तरह की थे, सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल। इसके बाद म्यूटेशन को टू ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं क्रोमोसोमल एवरेजिंग। क्रोमोसोमल एवरेजिंग जो है ये मेगा चेंज है। क्रोमोसोमल एवरेशन इज मेगा चेंज। मेगा चेंज यानी कि इसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मैसेज पे। इसमें होता ये है कि इसमें या तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यानी कि 46 थे तो 47 हो जाएंगे, या फिर एक क्रोमोसोम लेस हो जाएगा, 45 हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम या क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, उसमें ये चेंज होगा। या फिर ये होगा कि पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है वो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई एक पोर्शन की इंसर्शन होगी, कोई नया इंसर्ट हो जाएगा, यानी ये क्रोमोसोम है तो इसके अंदर कोई इंसर्शन हो जाएगी, या फिर किसी पार्ट की डिलीशन हो जाएगी, कोई पार्ट डिलीट हो जाएगा, या फिर डिलीशन और इंसर्शन के अलावा इंटरकन्वर्जन हो जाएगा। ये पार्ट इधर अटैच हो जाएगा और यहाँ वाला पार्ट इधर अटैच हो जाएगा। या कन्वर्जन होगी या डिलीशन होगी या इंसर्शन होगी। इंसर्शन होगी तो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो जाएगा, डिलीशन होगी तो वो पार्ट कम हो जाएगा, तो इंटर कन्वर्जन होगी तो एक पार्ट दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं बनती, ऑर्गेनिज्म नॉर्मल
उसकी फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन से मुराद है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड पे कोई चेंजिंग आ जाएगी तो उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। उसकी वजह से बॉडी की स्ट्रक्चर नॉर्मल बनेगी, लेकिन यह है कि मैसेज ठीक नहीं जाएगा आगे और प्रोटीन ठीक नहीं बनेगी। तो इसकी एक एग्जांपल है फिनाइल कीटोन यूरिया। ये एक पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है। इसमें होता यह है कि एक हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर है फिनाइल एलानिन। इसको डिग्रेड करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है, उसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज। ये एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज, फिनाइल एलानिन को ब्रेक करता है। ये जो एंजाइम है बेसिकली ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन जो है वो बनती है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड अरेंज होती हैं ड्यू टू मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए बनता है ड्यू टू डीएनए। अब डीएनए के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया में ये होता है फिनाइल एलानिन डिग्रेड नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी रीजन ये है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रॉक्सिलेज बनाने वाला एंजाइम, उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस ठीक नहीं होता। सीक्वेंस क्यों नहीं ठीक होता? क्योंकि मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस ठीक नहीं है। जब मैसेंजर आरएनए में मैसेज प्रॉब्लम करेगा, इसका मतलब है कि डीएनए में कहीं म्यूटेशन आई है, उसकी वजह से फिनाइल एलानिन नहीं बनी, डिग्रेड नहीं हुई है फिनाइल एलानिन, जिसकी वजह से फिनाइल कीटोन यूरिया हुआ है। इसमें होगा ये फिनाइल एलानिन ब्रेन में एक्युमुलेट होगी और उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन काज करेगी। मेंटल रिटार्डेशन काज करेगी, ब्रेन को इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन की वो है सिकल सेल एनीमिया। हमने देखा है कि रेड ब्लड सेल हैं वो नॉर्मल डिस्क शेप होते हैं, सिकल शेप इस तरह की शेप हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल में होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो अल्फा चेन हैं, दो बीटा चेन थे। बीटा चेन में एक बीटा चेन में उसमें नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड आनी चाहिए। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है, इसके बजाय ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलाइन अटैच हो जाती है। ग्लूटामिक एसिड की जगह जब वैलाइन अटैच होगी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, यानी कि एडेनिन के बजाय थायमिन लगेगा, न्यूक्लियोटाइड एक चेंज हुआ, उस न्यूक्लियोटाइड की वजह से ग्लूटामिक एसिड के बजाय वैलाइन लग गया। वैलाइन लगेगा तो बीटा चेन जो है वो ठीक नहीं बनेगा, बीटा चेन ठीक नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर डैमेज होगी। उसकी वजह से आरबीसीज जो होंगे वो सिकल शेप होंगे, सिकल शेप हो जाएंगे। तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो वो ब्रेक हो जाएंगे। जब वो ब्रेक होंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से, तो एनीमिया हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो जाएगी। तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ठीक तरीके से स्ट्रक्चर नहीं बनती, प्रोटीन नहीं बनती, प्रोटीन ना बनने की वजह से वो अपना फंक्शन प्रोटीन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो लिहाजा सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया आर द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। और हमने म्यूटेशन की दो टाइप्स पढ़ी थी, क्रोमोसोमल एब्रिविएशन एंड पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया इज ए एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सेल साइकिल को देखेंगे कि सेल अपनी साइकिल किस तरह कंप्लीट करता है। आज के लिए यही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।